पाखी के चिल्का चिल्लाना जारी था। गायत्री जी पाखी को अपने सीने से लगाकर चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, पर पाखी चुप ही नहीं हो रही थी। गायत्री जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, फूल सी बच्ची की क्या हालत हो गई। रोते रोते गायत्री जी रुद्रांश से कहती है। थोड़ी देर बाद पाखी चुप हो जाती है और फिर से नींद में चली जाती है। पूरे कमरे में एक अजीब सी आंखियों खामोशी पसर जाती है। ममता अगर पाखी को कुछ भी हुआ न बताए दे रहा हूं, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीबी हो। शुभ गुस्से में ममता पर चिल्लाता है। और कहाँ है तुम्हारा लफंडर भाई जिसके बड़े कसीदे पढ़ती हो। बड़े शान से कह रही थी कि गगन ढूंढ निकालेगा पाखी को। ढूंढ लाया पाखी को। शुभ ममता से कहता है। पाखी 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 मर जाए, वो नासमिटी अच्छी हड्डी गले में अटकी है। और ये तुम क्या बात बात में मुझे धौंस देते हो। अगर तुमने ज्यादा चपड़ करी न तो तुम जानते हो न कितनी खतरनाक हूं मैं। ममता शुभ से कहती है। कल की मरती आज मर जाए मेरी बला से। चटाक 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 2-3 थप्पड़ ममता के गाल पर पड़े। बस ममता बस, अब बहुत हो चुका। आगे एक और शब्द नहीं, वरना मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हें इस घर से बाहर फेंकने में। अब मैं खुद ही ढूंढ निकालूंगा अपनी पाखी को। डोट शुभ ने ममता से कहा। हाँ हाँ, तुम में भी कौन से लाल लटक रहे हैं। तुम क्या मुझे निकलोगे। मैं खुद ही ये घर छोड़ के चली जाऊंगी और ये थप्पड़ तो मैं हमेशा याद रखूंगी, कहकर ममता घर छोड़कर चली जाती है। शुभ अपने सर पर हाथ रखे दीवार के सहारे से टिककर बैठा है और जोर जोर से रो रहा है। भैया भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। जरा से पैसों के लालच में अंधे होकर मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया भैया। प्लीज अपने इस कमीने भाई को माफ कर दो। दूसरे दिन सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग पाखी। गुड मॉर्निंग आंटी। आंटी नहीं माँ बोलो बेटा, गायत्री जी पाखी से कहती है। ये सुनकर पाखी की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से गायत्री जी के गले लग जाती है और हिचकी भरकर रोने लगती है। ये देखकर गायत्री परेशान हो जाती है। क्या हुआ बच्चा, क्यों इतना रो रहा है। गायत्री जी पूछती हैं। लेकिन पाखी चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है, बस रोती ही जाती है। अच्छा अपनी माँ को तो सब बताओगी न। और रात में ये तुम क्या कह रही थी बेटा कि चाची मत मारो। फिर पाखी शुरू से लेकर आखिर तक सब कहानी बताती है और वो ये भी कहती है कि उसके चाचा चाची ने ही उसके मम्मी और पापा को मारा है। ये सुनकर डरकर वो घर से भाग गई और रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया। वो उनसे बचकर भाग रही थी और फिर वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसे पता नहीं कि क्या हुआ। पाखी जब ये सब बात बता रही थी तो रुद्रांश गेट के पास खड़ा हुआ उसकी बात सुन रहा था। रुद्रांश का अंग अंग फड़क रहा था। पाखी की बात सुनकर उसे बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था पाखी के चाचा और चाची पर। रुद्रांश का मन हो रहा था कि वो पाखी को अपने गले से लगा ले और उसके आंसू पोंछ ले। गायत्री जी 1 मिनट को भी पाखी को अकेले नहीं छोड़ती थी। अपनापन और प्यार पाकर पाखी फिर से पहले जैसी हो गई। गायत्री जी खुद पाखी के लिए बाजार से सुंदर सुंदर ड्रेसेस और पैरों के लिए तरह तरह की सैंडल और चप्पल लेकर आईं, जिन्हें पहनकर पाखी एकदम प्रिंसेस लगती थी। पाखी भी धीरे धीरे सबसे खुलने लगी थी। अब वो बिल्कुल वैसी ही चहचहाने लगी थी जैसी वो अपने मम्मी और पापा के साथ चहकती थी। रुद्रांश तो पाखी का सबसे अच्छा वाला दोस्त था।
पाखी रुद्रांश को हमेशा दोस्त कहकर ही बुलाती थी और मिस्टर सिंघानिया वो तो पाखी को अपनी बेटी मानते थे। गायत्री अब लगता है कि अपनी फैमिली पूरी हो गई। मिस्टर सिंघानिया गायत्री जी से कहते हैं। सच कह रहे हैं आप? लगता है कि जैसे इस घर में रौनक आ गई हो। गायत्री जी बोली। सिंघानिया विला दिन भर पाखी और रुद्रांश की मस्ती से गुलजार रहने लगा। रुद्रांश, ओ रुद्रांश बेटा, जा पाखी को कहीं घुमा ला, जब से आई है तब से कहीं घूमने भी नहीं गई है, गायत्री जी रुद्रांश से कहती है। ओके मां, पर अभी तो मैं कॉलेज जा रहा हूं, आके फिर शाम को पाखी को ले जाऊंगा। इतना कहकर रुद्रांश कॉलेज के लिए निकल जाता है। डियर रीडर्स, हमारी लेखिका महोदया ने सबके बारे में बताया पर मेरे बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। अरे भाई, इतनी बार रुद्रांश का नाम लिया, पर वो करता क्या है, कैसा दिखता है, किस नेचर का है, कुछ भी विनीता जी ने नहीं बताया, तो हमने सोचा चलो हम ही अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ दे दें। सबसे पहले तो हमारा नाम आपको पता ही है, रुद्रांश सिंघानिया दिखने में तो अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं। 5 फीट 7 इंच हाइट, गोरा रंग, अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनने का शौक है, पढ़ाई को लेकर सिंसियर, सबकी रिस्पेक्ट करना और गलत बात बर्दाश्त न करना और सही के लिए खड़ा होना। अभी बीबीए कर रहा हूं, थोड़ा मस्तीखोर हूं तो थोड़ा गंभीर किस्म की पर्सनैलिटी कैरी करता हूं। अपनी नानी और मां का बेहद लाडला और पापा उन्हें तो अपने इतने बड़े बिजनेस से फुर्सत नहीं है, वो अधिकतर टाइम देश विदेश में ही घूमते रहते हैं, पर मुझसे बेहद प्यार करते हैं। मैं जैसे ही कॉलेज से घर आया तो पाखी तैयार बैठी थी। दोस्त आप जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर घूमने जाना है। मेरे आते ही पाखी बोली, माँ नानी आप दोनों भी हमारे साथ चलो न प्लीज। पाखी लड़ियाते हुए बोली, माँ को कुछ काम था तो वो नहीं गई और नानी को सत्संग में जाना था तो वो नहीं गई, तो फिर मैं और पाखी ही गए। गाड़ी पार्क करके हम दोनों मॉल के अंदर जा ही रहे थे कि बाहर पाखी को गोलगप्पे वाला दिख गया। दोस्त चलो गोलगप्पे खाएं, पाखी ने कहा। ठीक है चलो। अभी मैंने गोलगप्पे खाने शुरू किए ही थे कि मेरा फोन बजने लगा। फोन पर बात करते करते मैं थोड़ी दूर आ गया। जब बात खत्म हुई तो मैंने देखा पाखी तो है ही नहीं। मैंने गोलगप्पे वाले से पूछा तो उसने मना कर दिया। पाखी पाखी, और मैं पाखी को आवाज लगाते हुए चारों ओर ढूंढ रहा था, लेकिन पाखी कहीं नहीं मिल रही थी। मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी। रुद्रांश हर जगह पाखी को ढूंढता है पर उसे पाखी नहीं मिलती है। साली कितने दिन बाद दिखी है। उस दिन तो बच गई थी पर आज देखते हैं कि कैसे बचती है। क्यों रे टल्ली, ये तो और भी खूबसूरत हो गई। का बे मजा आएगा। माल के पीछे वाले सुनसान हिस्से में पाखी उन्हीं गुंडों के पास थी और वो गुंडे पाखी को बहुत ही गंदी नीयत से देखकर बातें कर रहे थे। हेलो, हाँ जतिन भैया जल्दी आओ। और रुद्रांश जल्दी से सारी बात बताकर राहुल को फोन करता है और उसे भी सारी बात बताता है। राहुल रुद्रांश का सबसे पक्का वाला दोस्त है और जतिन राहुल का बड़ा भाई है जो कि इंस्पेक्टर है। रुद्रांश अभी राहुल से बात कर ही रहा था कि उसकी नजर पाखी के पर्स पर पड़ती है जो कि मॉल के पीछे की ओर जाने वाले रास्ते पर पड़ा था। ये तो वही पर्स है जो मां पाखी के लिए लेकर आई थी। रुद्रांश पर्स हाथ में उठाकर सोचता है, ये पर्स यहां क्या कर रहा है। किसी अनहोनी की आशंका होते ही रुद्रांश मॉल के पीछे वाले सुनसान हिस्से में जल्दी से जाता है और वहां पाखी को आवाज लगाता है।
आवाज सुनकर पाखी चिल्लाने की कोशिश करती है, पर उन गुंडों ने पाखी के मुंह पर कपड़ा बांध दिया था जिससे पाखी चिल्ला नहीं पा रही थी। रुद्रांश की आवाज सुनकर एक गुंडा पाखी को अंदर की ओर ले जाकर छुपाने की कोशिश करता है। गुंडों ने पाखी को जिस जगह पकड़ के रखा था वहां से पाखी और वो गुंडे रुद्रांश को तो देख सकते थे, पर रुद्रांश उन्हें नहीं देख सकता था, जबकि रुद्रांश उस जगह के बहुत पास था। रुद्रांश लगातार पाखी को आवाज लगा रहा था और पाखी को चारों ओर देखता है, और जब उस जगह पाखी नहीं दिखती तो वहां से जाने लगता है। उधर पाखी अपने हाथ पैर जोर जोर से हिला रही थी कि उसके पैर का एक सैंडल निकलकर उछल जाता है और सीधे रुद्रांश के पैरों से लग जाता है। लेकिन रुद्रांश नहीं रुकता और सीधे दूसरी ओर निकल जाता है। पाखी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो गुंडे भी राहत की सांस लेते हैं और पाखी को पकड़कर ले जाने लगते हैं। मार डाला। तभी एक घूंसा गुंडे के मुंह पर पड़ता है और एक लात दूसरे गुंडे के पेट पर पड़ती है। आह! छोड़ दो! गुंडे चिल्ला रहे थे और रुद्रांश तो जैसे पागल हो चुका था। पाखी की आंख से निकले एक एक आंसू का हिसाब जैसे रुद्रांश उन गुंडों की पीट कर लेना चाहता था। गुंडों को भी अनुमान नहीं था कि रुद्रांश ऐसी कुछ प्लानिंग करेगा। वो गुंडे पुलिस की गिरफ्त में थे और रुद्रांश राहुल और जतिन को थैंक्स कह रहा था। पाखी इतना थर थर कांप रही थी। रुद्रांश पाखी को कसकर अपने सीने से लगा लेता है। दोस्त, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ जाओगे। पाखी रुद्रांश के सीने से लगे लगे ही कहती है, तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा है ना? वादा है पाखी तुम्हारा, ये दोस्त तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। रुद्रांश पाखी से कहता है। रुद्रांश, आज तुम्हारी समझदारी से ये गुंडे पकड़े गए, जतिन रुद्रांश से कहता है। रुद्रांश हल्के से मुस्कुरा देता है। दरअसल जब पाखी के सैंडल रुद्रांश के पैरों पर लगती है तो वो समझ जाता है कि पाखी पास में ही है, पर रुद्रांश को अंदाजा नहीं था कि कितने गुंडे हैं। अगर वो उनसे अकेले लड़ता तो वो पाखी को शायद नहीं छुड़ा पाता। रुद्रांश ने गुंडों को ऐसा दिखाया कि उसे पता नहीं है कि पाखी वहां पर है, जिससे गुंडे आश्वस्त हो गए और थोड़ा रिलैक्स भी। और इतनी देर में रुद्रांश जतिन और राहुल को उस लोकेशन की जानकारी सेंड कर देता है, क्योंकि रुद्रांश के पास जतिन का मैसेज आ चुका था कि वो मॉल के पास आ चुके हैं। अब वो गुंडे पुलिस के कब्जे में आ चुके थे और पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई थी। इसके बाद रुद्रांश, पाखी और राहुल सीधे सिंघानिया विला जाते हैं। वहां जब गायत्री जी को पता चलता है तो वो परेशान हो जाती हैं। रात का समय। पाखी नानी जी के साथ सो रही थी और इधर गायत्री जी के कमरे में रुद्रांश, हम सोच रहे हैं कि पाखी को पढ़ाई के लिए बाहर हॉस्टल भेज दिया जाए, और वैसे भी यहां पाखी की जान को खतरा है, गायत्री जी कहती हैं। ये सुनकर रुद्रांश चौंक जाता है, पर पाखी की सुरक्षा के कारण वो गायत्री जी की बात मान लेता है। हालांकि रुद्रांश का मन नहीं है पाखी से दूर जाने का। अगले दिन सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्त, रुद्रांश पाखी को उठाते हुए कहता है। गुड मॉर्निंग दोस्त, पाखी रुद्रांश से कहती है। तभी गायत्री जी और नानी पाखी के रूम में आते हैं। और कैसा है मेरा प्यारा सा बच्चा, कहते हुए गायत्री जी पाखी के माथे पर एक प्यारी सी किस्सी कर देती है। अच्छी हूं मां। पाखी भी गायत्री जी को प्यार करते हुए कहती है। चलो पाखी, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, आज हम सब कहीं जा रहे हैं, गायत्री जी कहती हैं और एक फोन करती है। मां, एक बार और सोच लीजिए। रह पाएगी पाखी यूं अकेले? रुद्रांश कहता है।
रुद्रांश, बात केवल पाखी की सुरक्षा की ही नहीं, उसके भविष्य की भी है। इसलिए हमें थोड़ा अपने मन को कर्रा करना होगा और यही एक तरीका है। सब सही होगा। हम पर विश्वास करिए, गायत्री जी रुद्रांश से कहती है, देहरादून के एक स्कूल के ऑफिस में। हेलो सर, गायत्री जी कहती है। हेलो मैम, प्रिंसिपल गायत्री जी से कहते हैं। गायत्री जी सारी बातें प्रिंसिपल को बताती है और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करती हैं और फिर पाखी का एडमिशन स्कूल में हो जाता है। रुद्रांश पाखी को सारा स्कूल घुमाता है, क्योंकि रुद्रांश भी पहले इसी स्कूल से पढ़ाई कर चुका था, तो पूरा स्कूल रुद्रांश का घुमा हुआ था और मिस्टर सिंघानिया और प्रिंसिपल दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इसलिए सब पाखी की ओर से निश्चिंत थे। पाखी पसंद आया आपको अपना नया स्कूल? रुद्रांश पूछता है। दोस्त आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा, पाखी कहती है और रुद्रांश के गले से लग जाती है। रुद्रांश को भी बुरा लगता है, लेकिन पाखी के फ्यूचर के कारण वो अपने मन को भी समझता है और पाखी को भी समझाता है। दोनों को यूं गले मिलते देख नानी की भी आंख में आंसू आ जाते हैं। न जाने किस जन्म का संबंध है इस बच्ची से, गायत्री नानी कहती हैं। फिर सब लोग घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि पाखी की सारी तैयारी करनी अभी बाकी है। पाखी, रुद्रांश और बाकी सब लोग वापस घर आ जाते हैं। अब से ठीक एक हफ्ते बाद पाखी को देहरादून के लिए निकलना था। गायत्री जी का तो मन न जाने कैसा कैसा हो रहा था, पर पाखी के भविष्य और उसकी सुरक्षा के कारण उन्हें अपने कलेजे पर पत्थर रखना पड़ रहा था। पाखी के जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जैसे जैसे जाने के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे पाखी का मुस्कुराता चेहरा उदास होता जा रहा था। रुद्रांश तो अब घर पर कम ही रुकता था, वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम कॉलेज में ही बिताता था या फिर थोड़ा बहुत अपने गिटार को बजाने की प्रैक्टिस करता था। रुद्रांश काफी अच्छा गिटार बजा लेता है, लेकिन जब से पाखी आई थी वो अपने गिटार को तो भूल ही गया था। लेकिन अब पाखी के जाने के दर्द को रुद्रांश जैसे गिटार बजाकर कम करने की कोशिश कर रहा था। तेरे जाने से न जाने क्यों ये दिल दुखता है, पास तेरे रहने पर मुझे क्यों सुकून मिलता है। रुद्रांश रात को करीब 2 बजे गिटार पर यह गाना गुनगुना रहा था कि पाखी की नींद खुल जाती है और वो रुद्रांश के कमरे में जाती है। दोस्त, आप अभी तक सोए नहीं हो, पाखी रुद्रांश से कहती है। पाखी को यूं अचानक सामने देखकर एक पल के लिए रुद्रांश चौंक जाता है और फिर गिटार बजाना बंद कर देता है। तुम भी तो नहीं सोई, रुद्रांश कहता है। अरे दोस्त, हम तो सो ही गए थे, पर आपके गाने की आवाज सुनकर उठ गए। ओहो, तो मैंने अपने दोस्त की नींद खराब कर दी, रुद्रांश कहता है। नहीं दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम नहीं जागते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि आप इतना अच्छा गिटार बजाते हैं। आप हमसे गुस्सा हो क्या दोस्त, पाखी रुद्रांश से कहती है। नहीं तो, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हो, रुद्रांश पूछता है। वो, अब आप हमारे साथ खेलते ही नहीं हो, हमारे साथ अब आप बातें भी नहीं करते हो। हमारे उठने से पहले आप कॉलेज चले जाते हो और रात में भी हमारे सोने के बाद घर आते हो। पाखी इतनी मासूमियत के साथ कहती है कि चाहते हुए रुद्रांश की आंखें भर आती है। अब तो हम चले जाएंगे, जाने कब आएंगे? प्लीज दोस्त, आप हमसे गुस्सा मत होना। अचानक पाखी देखती है कि रुद्रांश रो रहा था। क्या हुआ दोस्त, क्यों रो रहे हो? कहते हुए पाखी अपने हाथ से रुद्रांश के आंसू पोंछती है। ये सुनकर रुद्रांश पाखी को अपने गले से लगा लेता है। रुद्रांश के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रुद्रांश को रोता देखकर पाखी भी रोने लगती है।
रुद्रांश के कमरे के गेट पर खड़ी नानी जी की भी आंखें नम हो जाती है और वो उसी समय ऊपर हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु बच्चों के इस प्रेम को किसी की नजर न लगे। दरअसल जब नानी जी पाखी को अपने बिस्तर पर नहीं पाती तो उसे ढूंढते हुए वो जब रुद्रांश के कमरे से गुजरती हैं तो वहां पाखी और रुद्रांश की बातें सुनकर वो वहीं गेट पर खड़ी हो जाती हैं। पाखी बेटा, अब चलो, बहुत रात हो रही है, फिर कल निकलना भी होगा न। अगर अभी नहीं सोई तो कल पूरे दिन आलस आता रहेगा। नानी कहती हैं, नानी हम आपसे एक बात कहें, आप मानेंगी? रुद्रांश कहता है, हाँ बोल बेटा। नानी रुद्रांश के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, वो नानी, क्या आज पाखी, मेरा मतलब है आप और पाखी मेरे रूम में ही सो जाओगी? रुद्रांश, बच्चा मुझे तुझ पर उतना ही भरोसा है जितना कि अपने आप पर। आज तुम और पाखी एक ही कमरे में सो लो। नानी रुद्रांश से कहती हैं, थैंक यू नानी, थैंक यू, थैंक यू माय स्वीट नानी। रुद्रांश कहते हुए नानी की पुच्ची ले लेता है। बस बस, जल्दी सो जाना और ज्यादा मस्ती नहीं, कहकर नानी चली जाती हैं। अब कमरे में सिर्फ पाखी और रुद्रांश ही थे। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, क्या आप मुझसे मिलने आओगे? पाखी रुद्रांश से पूछती हैं। हम आऊंगा न, भला ऐसा हो सकता है कि मैं न आऊं? रुद्रांश कहता है। दोस्त वो देखो, ये चंदा मामा आज कितने बड़े दिख रहे हैं। पाखी कहती हैं, हाँ पाखी, आज पूर्णिमा है न तो चांद पूरा होता है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। रुद्रांश कहता है, दोस्त आप गिटार बजाओ न, मुझे आपका गाना और गिटार दोनों सुनना है, आप तो बहुत अच्छा बजाते हो। और यही वाला गाना जो आप अभी गा रहे थे। पाखी रुद्रांश से कहती है। रुद्रांश चेयर पर बैठ जाता है और पाखी सामने बेड पर बैठ जाती है और रुद्रांश गिटार बजाकर गाना शुरू करता है। ये रिश्ता तेरा मेरा, या तो तू जाने या मैं जानूं, बिन बोले ही सब कुछ बोले। अभी रुद्रांश गा ही रहा था कि उसकी नजर पाखी पर पड़ती है, तो वो क्या देखता है कि पाखी सो चुकी है। रुद्रांश पाखी को कंबल उड़ाता है और एसी का टेम्परेचर सेट करता है और फिर खुद सोफे पर लेट जाता है। रात के किस पहर रुद्रांश को नींद आ जाती है, ये खुद रुद्रांश को नहीं पता होता है। अरे वकील साहब आप। अचानक वकील को अपने सामने देखकर शुभ की जुबान लड़खड़ा जाती है। बहुत दिन हुए पाखी बिटिया को देखा नहीं था तो सोचा कि उससे मिल लूं। वैसे कहाँ है पाखी बिटिया, नजर नहीं आ रही है? वकील साहब शुभ से पूछते हैं। शुभ को घबराया हुआ देखकर वकील साहब को कुछ शंका होती है तो वो खुद ही घर में पाखी को ढूंढते हैं, पर पाखी नहीं दिखती है। आज तो संडे है। मिस्टर शुभ, पाखी का स्कूल भी नहीं है, तो फिर पाखी कहाँ है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? वकील साहब शुभ से दोबारा तेज आवाज में पूछते हैं। अचानक शुभ बहुत तेज रोने लगता है। शुभ को यूं रोता देखकर वकील साहब घबरा जाते हैं। शुभ क्या बात है, तुम मुझे सच सच बताओ, वकील साहब पूछते हैं। शुभ वकील साहब को सारी बात बताता है। हद है शुभ, इतना कुछ हो गया तुम मुझे अब बता रहे हो। अगर मैं यहां नहीं आता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, वकील साहब गुस्से में कहते हैं। न जाने किस हाल में होगी वो बच्ची। अरे तुम इंसान हो या कसाई? वकील साहब दांत पीसते हुए कहते हैं। अच्छा तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है नहीं? शुभ कहता है। क्या?
वकील साहब कहते हैं और अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। शुभ और वकील साहब दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और पाखी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पाखी। अचानक रुद्रांश चिल्लाते हुए उठता है, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ होता है। धड़कनें 100 की स्पीड से भाग रही थी। तभी उसकी नजर सामने बेड पर लेटी हुई पाखी पर पड़ती है तो रुद्रांश राहत की सांस लेता है। ओ माय गॉड, थैंक गॉड, ये सपना था, रुद्रांश मन ही मन कहता है। रुद्रांश सोती हुई पाखी को देखता है। बला की मासूम लग रही थी पाखी। उसे देखकर रुद्रांश कुछ सोच में पड़ जाता है। उसे खुद समझ नहीं आता है कि आखिर क्यों इतना झुकाव बढ़ता जा रहा है पाखी की ओर।